हर गांव की मिट्टी में कुछ न कुछ दफन होता है। कोई किस्सा, कोई राज और कभी कभी कोई आत्मा। राजस्थान के सूरवल गांव में एक कुआं है जिसके पास पीपल का एक पेड़ है। लोग उसे पीपल वाला कुआं कहते हैं। लेकिन जब रात की हवा वहां सरसराती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको पुकार रहा हो। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, उस कुएं का सच है जिस तक पहुंचना जिंदगी से दूर हो जाना है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपका दोस्त RJ10 स्टोरी एक्सप्लोरर लेके आया हूँ एक अनदर स्टोरी जो पूर्णतः सत्य है। और फ्रेंड्स, ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजी है। मैं उसकी ही मुख जुबानी आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कहानी है मेरे फ्रेंड्स महेंद्र की, जो झुंझुनू के सूरवल गांव में रहता है। लोग कहते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन सच यह है कि मैंने वो देखा है जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। आज से 20 साल पहले जो हुआ था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये कहानी नहीं, एक जख्म है, पीपल वाले कुएं का जख्म। साल था 2005। गर्मियों के दिन थे। बिजली दिन भर रहती नहीं थी। गांव में एक पुराना कुआं था। लोग जिसे पीपल के कुएं के नाम से जानते थे। बुजुर्ग लोग कहते हैं उस कुएं के नीचे एक आत्मा है जो प्यास की वजह से मर गई थी। अब वो हर नए चांद की रात को एक इंसान को अपने पास बुलाती है और उसका खून पी जाती है, जिससे उसकी प्यास बुझती है। मैंने कभी इन बातों को सच नहीं माना। मैंने ये पुरानी और किस्सा कहानियों की ही बात मानी। लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। सुनीता, मेरी बहन, जो मुझसे 2 साल छोटी थी, पढ़ने में तेज थी लेकिन डरपोक बहुत थी। एक रात, नई चांद की रात, सुनीता कहीं गायब हो गई थी। जब आसपास पूछताछ की तो आखिरी बार उसे उस कुएं के पास ही देखा गया था। गांव वालों ने बोला कि वो भटक गई होगी, कहीं जंगल की तरफ गई होगी। पर माँ थी और रोने से रुक नहीं रही थी। तब मैंने एक फैसला किया कि मैं अकेले जाकर ही पीपल वाले कुएं के अंदर उसकी तलाश करूंगा। मैं सीधा पीपल वाले कुएं के पास पहुंचा तो वहां मुझे सिर्फ एक झूला दिखाई दिया जो लगातार हिल रहा था, और कुएं के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा शायद यह सुनीता होगी। मैंने तय किया चाहे जो हो जाए मैं उस कुएं में उतरूंगा और सुनीता को बचा के लाऊंगा। मैं सीधा घर गया और एक रस्सी का बंडल लेके सीधे कुएं के मुहाने पर पहुंचा और हाथ में टॉर्च भी ले आया। मैंने रस्सी कुएं के मुहाने पर बांधी और टॉर्च से कुएं के अंदर झांका तो कुएं के अंदर गहरा अंधेरा था और दीवारों पर कुछ नाखूनों के खरोंचने की निशान थे। जैसे ही मैंने रस्सी के सहारे कुएं के नीचे उतरना शुरू किया, किसी ने मेरी टांग को जोर से खींचा और मैं सीधा नीचे जाकर कुएं के कीचड़ में जा गिरा। टॉर्च अब भी मेरे पास थी और जब मैंने रोशनी की तो मुझे सामने एक लड़की बैठी दिखाई दी जिसकी जुल्फें पूर्णतः गीली थी और आंखें लाल थी। मैंने डरते हुए उससे पूछा, सुनीता? वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस मेरी तरफ देखती रही। तभी उसने अपनी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री पर घुमा ली
और मैं समझ गया ये मेरी बहन नहीं, कुछ और ही है, और कोई औरत है तो सुनीता का चेहरा लिए हुए बैठी है। मैं डर के मारे पीछे की तरफ हटा, तभी कुएं के भीतर गूंजती हुई आवाज आई, जैसे लोहे की जंजीरें घसीट रही हो। दीवारों पर अब धुंधली धुंधली आकृतियां दिखने लगी, चेहरों की परछाइयां भी उभर आई थी, और वो सब एक ही दिशा में देख रही थी, मेरी तरफ। एक बूढ़ी सी आवाज गूंजी, और हर नई चांद की रात एक जीवन हमें चाहिए, और वो हमारा पानी है, हमारी सांस है। मैं समझ गया ये कुआं सिर्फ एक गड्ढा ही नहीं, एक दरवाजा था उस आदमी का, उस दुनिया का जहां मर चुके लोग, प्यासे आत्माएं और जिंदा लोगों की तलाश में रहती है। मैं पलटा और सीधा ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। रस्सी अब भी लटकी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैं चढ़ा, एक एक करके सभी के सड़े हुए हाथ मुझे नीचे की तरफ खींचने लगे। मैं जोर जोर से चिल्लाता रहा, बचाओ, कोई है ऊपर, लेकिन कुएं के ऊपर सिर्फ सन्नाटा था। मेरी टॉर्च की रोशनी भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। तभी मैंने महसूस किया कि कुएं के ऊपर से एक हाथ नीचे आया है, और उसने मुझे पकड़ लिया और ऊपर की ओर खींचने लगा है। तब मैंने आंखें ऊपर करके, चेहरा ऊपर करके देखा, तो वो मेरे सरजू काका थे। उन्होंने कहा, अरे पगले, तुझे मना किया था ना, इस कुएं पे मत आया कर। और उन्होंने मुझे खींचकर बाहर निकाला। तब तक मैं बेहोश हो गया, लेकिन उससे पहले मैंने एक आखिरी चीज और देखी कि मेरी बहन का हाथ जैसी उंगलियां उस कुएं की दीवार के ऊपर आई थी। 3 दिन बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं पूर्ण बुखार से तप रहा था, और सरजू काका मेरे पास बैठे थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, अब तेरे पास वक्त कम है बेटा, वो तुझे पहचान चुकी है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने पूछा, कौन पहचान चुकी है? उन्होंने अपनी झोली से एक पुरानी किताब निकाली, लकड़ी के खोल में जो बंधी हुई थी। उस पर सिंदूर और राख से बनी कुछ आकृतियां थी। ये उस आत्मा का इतिहास है। उन्होंने बताना शुरू किया कि ये आत्मा उस गांव की एक विधवा थी, माधवी उसकी है। ठाकुर ने उसकी इज्जत लूटी और कुएं में फेंक दिया था। तब से हर नई चांद की रात वो किसी को खींच ले जाती है। फिर रात हो गई, और रात को मैं अपने घर पे सो रहा था, तो रात को माँ ने मुझे जब जोर कर उठाया। उनका चेहरा पीला हो रहा था। बोली, तेरी बहन आज आई थी मेरे सपने में, कह रही थी भाई को मना लो, वो कुएं के पास ना आए, नहीं तो अगली रात वो बचेगा नहीं। मैंने माँ को झूठी तसल्ली दी, लेकिन अंदर से मैं भी कांप रहा था। मैंने माँ से कहा, मुझे सुनीता को वापस लाना था, या कम से कम उसकी आत्मा को मुक्त कराना है। पर सरजू काका मुझे उस पीपल के पेड़ के नीचे ले गए जो कुएं के पास था। उन्होंने वहां की मिट्टी हटाई, और अंदर से एक हड्डियों की गठरी और टूटी हुई चूड़ियां निकली। उन्होंने मुझे बताया कि ये माधवी की हड्डियां है। जब तक हम इसे किसी पवित्र अग्नि में नहीं डालते, तब तक उसकी आत्मा ये भटकती रहेगी। पर इसे जलाना अब आसान नहीं है, क्योंकि माधवी की आत्मा अब इस पर पहरा देती है। मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और तय किया कि अगली नई चांद रात जब भी आएगी, तो मैं इस गठरी को शमशान में ले जाकर पवित्र आग में डाल दूंगा, चाहे जो भी हो, देखा जाएगा। फिर 10-15 दिन बाद फिर नई चांद की रात फिर से आई। मैं और सरजू काका दोनों पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। हवा अपने आप तेज हो गई, और आसमान में अजीब सी लालिमा छाने लगी। जैसे ही हमने हड्डियों की गठरी को उठाई, तो कुएं से चीखने की आवाज आई,
और एक धुंधली सी आकृति हमारे सामने आ गई, जो काले कपड़े, काली साड़ी में थी और जिसके लगभग बाल लहरा रहे थे और आंखें एकदम गड्ढे की माफिक थी, और वो माधवी थी। उसकी आवाज जोरों से गूंजी और उसने कहा, ये मेरी है, इन्हें तुम कहाँ ले जा, कोई तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। फिर हम दोनों वहां से दौड़ लगाई और सीधे शमशान में पहुंचे। हमारे पीछे पीछे आत्मा की परछाई भी उड़ती हुई चली आ रही थी। जैसे ही हमने एक चिता सजाई और उसमें आग लगाई, हवा तेज हुई और चिंगारियां उठने लगी, तो मैंने माधवी की हड्डियां उस जलते हुए चिता के ढेर में डाल दी, जिससे माधवी की आत्मा भी अब आग में घुस चुकी थी और चीखती चिल्ला रही थी। लेकिन जैसे जैसे हड्डियां जलती गई, उसकी चीखें भी धीरे धीरे शांत हो गई। एक आखिरी बार उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, शायद शांति थी। अगले दिन सूरज उगा तो गांव में पहली बार शांति हुई। कुएं से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन सुनीता अब भी नहीं लौटी थी। सरजू काका बोले, शायद उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई है, या शायद अब वो माधवी बन चुकी है। मैं अब गांव से दूर शहर में रहता हूँ, लेकिन हर नई चांद की रात मुझे एक सपना आता है, जिसमें सुनीता मुझे कहती हुई सुनाई देती है, भाई मैं अभी भी प्यासी हूँ। तो माधवी की आत्मा तो शायद मुक्त हो गई, लेकिन सुनीता का क्या? शायद अब भी वो उसी ही कुएं की नई रक्षक है। तो अगली बार नई चांद की रात और आप उसकी प्यास बहुत बढ़ जाएगी, तो सोच लेना कहीं आप सूरवाल गांव के उस कुएं की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, जहाँ प्यास बुझती नहीं, बढ़ती है मौत की वजह से। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट के जरूर लिखें, और आपके पास यदि कोई नई कहानी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं अपने अगले वीडियो में लेके आ सकूं। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी के ऊपर लाइक कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।